अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माय गॉड। देवान दियो ज़ाल ला खैर के दा माग वरजी कार करे आ, अच्छा मोहसिन, आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आवाज आ रही है सर, मुकम्मल क्लियर। ठीक है ठीक है, चले हम ठीक है, स्टार्ट ले लेते हैं। ओके। अच्छा, अशरफ बोल रहा था कि हमने यहाँ तक जो है वो पढ़ा हुआ था। या स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है? मुझे जी जरा ये सर, भी सर बता दे। कर हो रहा है। ओके ओके, ठीक है। ओके, तो अगर प्रीवियस लोग को हम स्टार्ट कर दे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन का जो है वो स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा, ठीक है। और उसमें हमने यही कहा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। वो दो डिफरेंट कंपोनेंट से बनता है, एक को कहते हैं हीम और दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन। और फिर हर एक स्टेप पे अगर इसकी डिफिशियंसी होती है या अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, यानी कि कंप्लीटली रिमूवल हो जाता है, तो वही डिजीज जो है वो हमें बताता है कि यार कौन सी डिजीज जो है आगे आने वाली है। लेट सपोज हमने अल्फा हमने थैलेसीमिया जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो थैलेसीमिया के अंदर ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब भी हमारे पास कोई अल्फा चेन या कोई बीटा चेन जो है वो डिलीट हो जाता है, ओके, या वो रिड्यूस हो जाता है या वो पार्शली जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसको अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया हुआ है, ठीक है। और ये हमें नोन है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो दो अल्फा चेन से और दो जो है वो बीटा चेन से जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे शाख की तरफ हम देख ले, यानी कि जिसे हम कहते हैं हीम सिंथेसिस, तो अगर हीम सिंथेसिस के अंदर क्योंकि हीम सिंथेसिस में प्रोटोफायरिन के साथ जो है वो आयरन अटैच हो जाता है, और अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हुआ है। फिर अगर प्रोटोफायरिन की जो है वो हमारे पास एक्युमुलेशन नहीं हो रही या उसकी क्या नहीं हो रहा, वो सिंथेसिस नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा तो हर एक स्टेप पे और हर एक स्टेज के ऊपर हमें कोई ना कोई एनीमिया जो है वो नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देख लिया जाए तो मॉर्फोलॉजिकली हमने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को चार डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। एक को हम कह रहे थे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहाँ से हो रहा है? जहाँ पे आयरन कम हो रहा है उसको हम कह रहे हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की, अभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, शायद लास्ट लेक्चर आपका यही हो, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो नेक्स्ट में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें प्रोटोफोफायरिन रिंग जब होता है, जब डेल्टा अमाइनो ल्यूलेनिक एसिड जो है वो स्टार्ट का स्टेप और फिर एंड के स्टेप पे प्रोटोफोफायरिन जो है वो रिलीज हो जाते हैं और उसके साथ आयरन बाइंड कर लेता है। तो प्रोटोफोरफायरिन अगर नहीं है तो फिर भी मसला होता है, तो उस वक्त हम उसको सेड्रोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जो ये हमारा टॉपिक था, तो उसमें दूसरी जो लाइन थी इसकी ग्लोबिन चैन की, तो ग्लोबिन चैन में फिर दो टाइप्स के थे, एक को हम कह रहे थे अल्फा चैन और दूसरे को हम कह रहे थे बीटा चैन, ठीक है। तो दो टाइप्स हमारे पास आ चुके हैं कि द थैलेसीमिया हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और ये डिफेक्ट कहाँ से होगा? ये बेसिकली हमें मौरूसियत में मिलेगा, यानी माँ बाप में अगर ये प्रॉब्लम है तो वो बच्चों के अंदर जो है वो ये मुंतकिल हो जाएगा। और इसी तरह ये अगर एक चेन जो है वो आ जाता है, एक जीन जो है वो आ जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि ये कैरियर है। लेकिन अगर दोनों ही डिलीटेड हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सीवियर है, और फिर उसको हम जो है वो मेजर कहेंगे। They are characterized by a reduction in the rate of synthesis
ऑफ ईदर अल्फा और बीटा चेन। इस पे काफी मैंने बात कर ली। अब मेरे ख्याल में अब तुम लोग इसको इतना समझ चुके होंगे कि बीटा थैलेसीमिया जो है वो क्या होता है और अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है सरसरी। बाकी तो आज हम डिटेल के साथ इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। द अल्फा थैलेसीमिया सिंड्रोम इज हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर व्हिच रिजल्ट फ्रॉम a genetic abnormality of globin production. There is decrease or absence of synthesis of either अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। अब ऐसा ना हो कि तुम लोग पेपर में मुझे ए और बी लिख दो, ठीक है? ये कुछ चीजें मैंने खुद ही ऐसी की हुई है। ये मेरा वो है, आप समझे कि ये एक चाल है। आपको देखना होगा कि आप पूरा नकल करते हैं या अकल से भी कुछ काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग पेपर में लिखेंगे तो पेपर में आप लोगों ने अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन लिखने हैं। ए और बी पे आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हीमोग्लोबिन ए आपने ए ही लिखना है, लेकिन अगर बीटा चेन और अल्फा चेन की बात होगी तो तब आपने जो है उसकी सिंबल और उसका जो है वो पूरा नाम लिखना है। अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास ये था एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो इनहेरिटेड चेन होते हैं उसमें से अल्फा चेन है, बीटा चेन है, डेल्टा चेन है, और ये जो तीसरा वाला है इसको हम कहते हैं गैमा चेन, ठीक है। ये बेसिकली जो चार चेन है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारे लिए जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाते रहते हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं आपको कि अल्फा चेन और बीटा चेन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, तो आप लोग मुझे आंसर यही दोगे कि सर ये बनाएंगे हीमोग्लोबिन ए वन। फिर मैं पूछूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर अल्फा चेन और जो है वो डेल्टा चेन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आप कहेंगे कि सर हीमोग्लोबिन एफ। और इसी तरह अगर हम कहेंगे कि जो है वो HbA2 कैसे बनता है तो फिर उसके जो चेन्स है वो आप लोगों ने मुझे बताने हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है वो रखता है, इम्पोर्टेंस रखती है। अच्छा, अब इसमें जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें इसके चार डिफरेंट टाइप्स है, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उस चार डिफरेंट टाइप से पहले आप लोग एक बात समझ ले कि नॉर्मली हीमोग्लोबिन जब बनता है तो टू अल्फा टू बीटा चेन, ठीक है, जैसे कि ये है, ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, टू अल्फा एंड टू बीटा चेन। ओके, अब क्या होता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास बीटा चेन जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, खत्म हुआ है ही नहीं, तो जो अल्फा चेन्स होते हैं उनको काफी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होने का। वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। लास्ट टाइम मैंने एक मिसाल दी थी, बड़ी अजीब सी मिसाल दी थी मैंने, ठीक है? वो मिसाल याद रख लो कि जब किसी को किसी के रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती तो वो दूसरे रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे फिर हो रहा है। अब यहाँ पे हम अल्फा को डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्फा अगर हमारे पास नहीं है, ये देख रहे हैं टू अल्फा और टू गैमा जो है वो क्या बना रहा है, HbF बना रहा है। लेट सपोज हमारे पास अल्फा नहीं है तो गैमा एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जब गैमा एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो चार गैमा जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास HB बार्ट बनेगा जो कि एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और आप लोगों का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से मुझे याद आया जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ था, ठीक है? तो वो भी इसी चीज के मुताबिक है कि हम तो अभी तक जो है वो हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन A2 ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन क्या कोई और भी इस तरह नॉर्मल हीमोग्लोबिन है? तो एक यहाँ से तो आपको मिल गया है हीमोग्लोबिन बार्ट। हीमोग्लोबिन बार्ट क्या है कि ये चार गैमा चेन से बनता है। और हीमोग्लोबिन बार्ट जो है वो किस चीज में आ जाता है, किस डिजीज के अंदर आता है, तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर आता है, एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है? तो इसी तरह आप लोगों को तो बहुत सारे हीमोग्लोबिन, क्योंकि आप लोगों ने आर्टिकल जो है वो सर्च किए होंगे और हर आर्टिकल जो है वो आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा एक दूसरे के साथ, तो उससे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होंगी। अभी तक जितने मैंने चेक कर लिए हैं तो उसमें कुछ अजीब गरीब जो है वो मुझे चीज़ें नज़र आई है कि कुछ जो आप लोगों का ये जो लेक्चर था ये मैंने सिक्स सेमेस्टर को भी दिया हुआ था। तो सिक्स सेमेस्टर की पूरी की पूरी फोटोकॉपी मुझे अपलोड की है। फिर भी मैंने चलो मार्क्स तो दिए हैं उस पे, खैर है, तीन चार मार्क्स मैंने दिए हैं। लेकिन अगर किसी ने जो है वो इंस्ट्रक्शन को सही तरह फॉलो नहीं किया, उसने ठीक चीज लिखा हो लेकिन अगर वर्ड में मुझे सेंड किया हो तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? याद रखिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस असाइनमेंट के अंदर, असाइनमेंट नंबर 3 एंड असाइनमेंट नंबर 4, जिसमें आंसर्स देने हैं आपने, ठीक है? तो वो आंसर्स आप जरा देखें इत्मीनान के साथ जो है वो मुझे सेंड कर दे। आई थिंक कल जो है वो लास्ट डेट है।
अच्छा। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि लेट सपोज हीमोग्लोबिन ए भी नहीं बन रहा। अब एक मसला तो यहाँ पे हो गया एच बी बार्ट का आना, यानी कि अल्फा थैलेसीमिया के अंदर एच बी बार्ट्स भी बनेंगे। कुछ परसेंटेज जो है उसकी यहाँ पे ये होगी, क्योंकि गैमा चेन जो है वो आफ्टर 8 मंथ्स और 9 मंथ जो है वो स्विचिंग शुरू कर देता है बीटा चेन की तरफ। ठीक है, तो गैमा चेन जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए गैमा चेन की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम रहती है। ये ज्यादा से ज्यादा 15% तक आ सकते हैं। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बीटा चेन को, क्योंकि बीटा चेन के अंदर जो है वो इंटरेक्शन की एफिनिटी जो है वो ज्यादा है, तो इसीलिए जो एच बी बार्ट्स है वो कम रहते हैं, लेकिन एच बी एच जो है वो ज्यादा रहते हैं। और इसी वजह से, यही वजह है कि जब हमारे पास अल्फा चेन कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो, कंप्लीटली ना हो यानी डिलीटेड हो, तो बीटा चेन जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जब चार बीटा चेन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो उनकी एक्सेस हो जाएगी। जब एक्सेस हो जाएगी तो अल्टीमेटली दे विल प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड दैट हीमोग्लोबिन इज नोन एज हीमोग्लोबिन एच। और इस वजह से इस डिजीज को, जो अल्फा थैलेसीमिया की थर्ड टाइप की डिजीज है, उसको हम कहते हैं एच बी एच डिजीज। इसके हीमोग्लोबिन की वजह से इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो वो सिनेरियो हो गया कि जिसमें हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनते हैं, तो क्यों बनते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम जाएंगे, और कहाँ पे जाएंगे इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे वही पुरानी बातें हैं कि अगर एक चेन जो है वो नॉर्मल है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो नॉर्मल ही प्रोड्यूस होगा। हाँ, उसकी कंसेक्वेंसेस जो है वो क्या होंगे कि वो एबनॉर्मल फ्यूज होगा, एबनॉर्मल उनकी इंटरेक्शन होगी। तो उस एबनॉर्मल इंटरेक्शन की वजह से एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, और उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से रेड सेल जो है वो एक एबनॉर्मल प्रेसिपिटेट अपने साथ लेके जाएगा। और जब ये एबनॉर्मल प्रेसिपिटेट अपने साथ लेके जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कोई इंक्लूजन है। जब ये इंक्लूजन जो है वो बोन मैरो से निकलेगा रेड ब्लड सेल के अंदर, तो एक तो उसके मेम्ब्रेन के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके उसमें लेट सपोज अगर आपके जिस्म के अंदर कोई दाना भी नजर उभार आ जाता है, तो आप देखते हैं कि वो एबनॉर्मेलिटी शो हो रही होती है, उससे आपको दर्द होता है। इसी तरह जो रेड ब्लड सेल है ये भी बड़े नन्हे मुन्ने छोटे पोटे से जो है वो सेल्स है, बड़े फ्रेजाइल से है, और उनके मेम्ब्रेन के अंदर भी अगर कोई इस तरह की इंक्लूजन आ जाते हैं तो वो भी बीमार हो जाते हैं। और जब ये जाएंगे चेक पोस्ट के थ्रू जाएंगे, यानी कि स्प्लीन के थ्रू जाएंगे, तो वहां पे जब इनको देखा जाएगा तो वो कहेगा इसके अंदर तो एबनॉर्मेलिटी है, इसको तो हम यहाँ से पास नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर वो भाग गया तो उसकी खुशकिस्मती है, लेकिन फिर भी उसको एक दो थप्पड़ जो है वो स्प्लीन से मिल चुके होंगे। तो एक एबनॉर्मल शेप का आरबीसी जो है वो आप लोगों के पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो घूमता हुआ नजर आएगा। एंड दैट्स व्हाई यू हैव सिवियर पिक्यूलोसाइटोसिस एंड थैलेसीमिया। ओके, ये बात हो गई। अब दूसरी बात, दूसरी नहीं, ये मेरी हमेशा दूसरी ही बात रहती है। ये तीसरी बात जो है वो क्या है कि बीटा थैलेसीमिया एंड अल्फा थैलेसीमिया, these are the two different types of thalassemia. Beta thalassemia is impaired synthesis of beta chain of globin. ठीक है, एंड दिस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट एनीमिया इन वर्ल्ड एंड एज वेल एज इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो खैर अब बहुत ज़्यादा है। हर अगर किसी को देखा जाए तो उसका रिश्तेदार नहीं तो उसके फैमिली में नहीं तो कम से कम उसके दोस्त वोस्त जो है वो उसको तो ये आइडिया होगा कि थैलेसीमिया है, या कोई इस तरह की फैमिली के अंदर। अच्छा, दूसरा जो टाइप है वो उसको कहते हैं हम अल्फा थैलेसीमिया। और अल्फा थैलेसीमिया इतना ज्यादा इसलिए नहीं है कि एक तो इसके चार टाइप्स हैं। ठीक है, इसके लिए चार जीन्स इन्वॉल्व है जिसके चार टाइप्स है। अगर पहले दो जो टाइप्स है, आगे मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो पहले दो टाइप्स जो है उसका तो पता ही नहीं चलता। जो तीसरा है वो हीमोग्लोबिन एच डिजीज होता है जिसे हम अल्फा थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। और जो चौथा टाइप्स है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस फैटेलिस, तो वो बच्चा तो पैदा हो जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं करता, तो वो एक दो तीन घंटे के बाद जो है वो एक दो हिचकियाँ लेके अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इसीलिए इनकी सर्वाइवल जो है वो कम होती है, और अगर है भी तो एच बी एच डिजीज जो है वो रहता है जिसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया मेजर। तो ये जो था ये ओवरव्यू था जिसमें हमने पढ़ा कि अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया ये दो डिफरेंट टाइप्स है थैलेसीमिया के। और अब जो है वो हम बाकायदा से आगे जाएंगे किसकी तरफ, अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें से आप लोगों का अल्फा थैलेसीमिया आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो की पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट था। इसके बाद क्या चीज़ है, चलो इसको मैं काट देता हूँ।
अच्छा, ये अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया से पहले हम चले अल्फा थैलेसीमिया पढ़ लेते हैं। ओके। ओके। तो अल्फा थैलेसीमिया जो है वो अब क्या है? अल्फा थैलेसीमिया एक टाइप है, और ये थैलेसीमिया का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसके अंदर अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो रिड्यूस होता है, और नॉर्मली क्रोमोसोम 16 जो है उसके दो पैर होते हैं। दो पैर का मतलब है कि चार जीन इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो चार फंक्शनल अल्फा अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो भी प्रोड्यूस होंगे। और अल्फा चेन जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फा चेन बीटा के साथ मिलेगा तो हीमोग्लोबिन ए बनाएगा। अल्फा चेन जो है वो हीमोग्लोबिन ए टू के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो है ये बनाएगा एच बी ए टू, डेल्टा के साथ मिलेगा। और एच बी एफ जो है जब वो भी बनता है तो अल्फा चेन के साथ जब गैमा चेन मिलेगा तो एच बी एफ बनेगा। तो अल्फा चेन की इंपॉर्टेंस बड़ी है, वर्थ इसकी बड़ी है, तो इसलिए इसके टाइप्स भी चार है, और इसीलिए इसके जीन्स भी चार है, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इसके चार टाइप्स वो कौन से हैं? इसको एक को हम कहते हैं साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर, जिसके अंदर एक जीन जो है वो क्या हो, फंक्शनली फेल हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक जीन। ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट क्या हो रहा है? जिसके अंदर दो अल्फा चेन जो है वो क्या हो रहे हैं, फंक्शनली फेल हो रहे हैं। एच बी एच के अंदर तीन अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। और हाइड्रोफिटल्स के अंदर कंप्लीट डिलीशन होती है, यानी अल्फा चेन की। तो अल्फा थैलेसीमिया के चार डिफरेंट टाइप है: अल्फा थैलेसीमिया साइलेंट कैरियर, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट, और अल्फा थैलेसीमिया माइनर। जी मोहम्मद मूसा, लेट आ रहे हो तुम? आ गए? अच्छा, सही। ओके। और एच बी एच डिजीज, जिसको हम एच बी एच डिजीज भी कहते हैं, जिसको हम प्रॉपर थैलेसीमिया भी कहते हैं, जिसको हम अल्फा थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं, इसके बड़े बड़े बहुत बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। और फोर्थ जो है वो हाइड्रोस फेटेलिस है, एच बी बार्स भी इसको कहते हैं, और हाइड्रोस फेटेलिस भी इसको कहते हैं। सही, तो चार डिफरेंट टाइप्स थे। अच्छा, अब ग्रुप ऑफ disorder characterized by decreased synthesis of alpha chain usually due to gene deletion, नंबर एक बात। म्यूटेशन इज फंक्शनली abnormal, दूसरी दूसरी बात। एंड द क्लिनिकल सिवियरिटी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जीन दैट आर मिसिंग। क्लिनिकल सिवियरिटी इसके अंदर कैसे क्लासिफाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर पहले दो टाइप्स हैं तो उसमें सिवियरिटी इतनी तो नहीं आती, इवन उसका पता ही नहीं चलता कि आपको अल्फा थैलेसीमिया है या नहीं है। लेकिन सिवियरिटी कब आती है? जब तीन जीन डिलीटेड हो। तीन जीन डिलीटेड होंगे तो आपको लाजमी बात है कि बीटा चेन वहां पे प्रेसिपिटेट बनाएगा, बीटा चेन की इंक्लूजन बनाएंगे, हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस अमाउंट के अंदर हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब हेमोग्लोबिन रिड्यूस होगा तो वो हमारे पास सिवियर इनीमिया होगा। जब सिवियर इनीमिया होगा तो इसीलिए उसके जो क्लिनिकल सिवियरिटी है वो भी ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो कौन से टाइप की एनीमिया जो है वो मौजूद है। ये एक सिनेरियो है कि नॉर्मली ये चार जीन्स है अल्फा चेन के। लेट सपोज अगर एक जो है वो डिलीट हुआ तो अल्फा चेन साइलेंट कैरियर इसको हम कहेंगे। अगर दो डिलीट हो गए, दो में ऑप्शन दो है, एक तो ये है कि एक माँ से और दूसरा बाप से जो है वो डिलीट हो जाता है, ओके, तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट हो गया। एक ये है कि दोनों ही एक ही पेरेंट के अंदर जो है वो ना हो, तो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। ये दो ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है। और एच बी एच में 1 2 एंड 3 थ्री चेन डिलीशन है, और हाइड्रोस फेटल्स के अंदर ऑल 4 जीन आर डिलीटेड हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गई इसकी थोड़ी सी वो कि कौन चेन कौन से डिलीट होंगे। एंड अल्फा थैलेसीमिया जीन डिलीशन, अल्फा जीन इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्फा चेन सिंथेसिस। ठीक है। एनीमिया इज ड्यू टू बोथ लैक ऑफ एडिक्वेट हीमोग्लोबिन। पहली चीज क्या है कि हीमोग्लोबिन उसका नहीं बन रहा। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बन रहा? अगर इसका एग्जाम में आ जाएगा तो आपको अब रीजन लिखना तो आ चुके होंगे। ठीक है। क्योंकि अल्फा चेन अब तीन जगह डिफरेंट जगहों पे जो है वो फंक्शनली नॉर्मल होता है, और फंक्शनली चेन बनाते हैं, जिसमें से बीटा है, गैमा है, और डेल्टा के साथ ये बनाएगा तो हेमोग्लोबिन ए, हेमोग्लोबिन ए टू, और हेमोग्लोबिन एफ बनाता है। सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट नॉन अल्फा चेन वेरीज इन डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट। और जब हमारे पास नॉन अल्फा चेन की अल्फा चेन नहीं होगा, नॉन अल्फा चेन होगा। नॉन अल्फा चेन मतलब बीटा, गैमा और डेल्टा, तो इनकी एक्युमुलेशन हो जाती है। इससे मुराद उनकी वो प्रेसिपिटेशन वाली है। ठीक है। सिंस द बीटा एंड गैमा चेन सिंथेसिस नॉर्मल, these free chains accumulate and precipitate। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है।
अच्छा, दे फॉर्म, अब क्या होता है कि दे फॉर्म इंट्रासेल्युलर इनसॉल्युबल इंक्लूजन इन द डेवलपिंग नॉर्मोब्लास्ट एंड रेड सेल्स। जब एरिथ्रोब्लास्ट बनता है या नॉर्मोब्लास्ट बनता है तो नॉर्मोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, ओके, नॉर्मली। लेकिन अपेयर होती है पॉलीक्रोमेटोफेलिक पे। अब जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इनसॉल्युबल मटेरियल है, तो वो इंट्रासेल्युलर इंक्लूजन बनाएगा। अब जब ये इंट्रासेल्युलर इंक्लूजन बनाएगा तो एक नॉर्मोब्लास्ट के अंदर एक एबनॉर्मल चीज आ रही है, तो इससे उस पर भी फर्क पड़ेगा, उसकी मेच्योरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। और लेट सपोज अगर वो मेच्योर होने जा रहा है तो अपने साथ एक एबनॉर्मल इंक्लूजन जो है वो साथ लेके जाएगा। जब ये एबनॉर्मल इंक्लूजन जो है वो मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, और जब ये मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा तो जो स्प्लीन वाली बात मैंने करी आप लोगों से, कि वहां से जब जाएगा तो स्प्लीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब स्प्लीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसकी हेमोलिसिस शुरू हो जाएगी। इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस भी होती है और एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस जो है वो भी यहाँ पे होगी। तो इसीलिए जहां थैलेसीमिया जो है वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में फॉल होता है, तो वहां पे ये हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर जो है वो भी फॉल हो रहा होता है। 2 वजह हो गई। अच्छा, अब जो तीसरी बात है, बिकॉज ऑफ मोर सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्री बीटा एंड गामा चेन इन कंपैरिजन टू अल्फा चेन हेमोलिसिस एंड इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। अब ये जो इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है वो भी यहाँ पे हो रही है। और इनएफेक्टिव क्या मतलब है कि जब एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर एक एबनॉर्मल इंक्लूजन या एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेवलप होना शुरू हो रहा होता है, तो वो एबनॉर्मली डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो सेकंड फेज है, ठीक है, पहले एरिथ्रोब्लास्ट, बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिलिक, उसके बाद ऑर्थो, और फिर उसके बाद रेटिक, और फिर फाइनली जो है वो मेच्योर हो जाता है रेड ब्लड सेल में। अब क्या होता है कि उसके मेम्ब्रेन के अंदर जब एक एबनॉर्मल चीज पड़ी हुई है, और एबनॉर्मल चीज मीन कि एबनॉर्मल प्रेसिपिटेट्स पड़े हुए हैं, तो वो एबनॉर्मली सर्वाइव करेगा। और एबनॉर्मली जब ये सर्वाइव करेगा तो उस मेच्योरेशन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब मेच्योरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो चाहिए तो ये है कि आर्थोक्रोमेटोफिलिक स्टेज के ऊपर इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्सट्रूड हो जाए। अब जब इसके साथ एक एबनॉर्मल चीज आ रही है और एबनॉर्मेलिटी जो है वो शो हो रही है, तो हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि वो न्यूक्लियस इससे एक्सट्रूड ना हो जाए, ठीक है, इससे एक्सपेल ना हो जाए, और वो अपने साथ ही लेके जाएगा इस एबनॉर्मल न्यूक्लियस को। तो जब ये बोन मैरो से जाएंगे हमारे पास पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, तो आपको नॉर्मोब्लास्ट जो है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मोब्लास्टीमिया, तो आपको वहां पे एक न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो है वो भी नजर आ सकता है। तो हेमोलिटिक एनीमिया की ये दूसरी बड़ी मेन वजह होती है कि उसमें एबनॉर्मल जो है वो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो है वो क्यों होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आरबीसी होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी मटेरियल जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो या तो उसको हम इंक्लूजन कहेंगे, और अगर होगा न्यूक्लियस तो उसको हम फिर कहेंगे कि ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी है, ठीक है। अच्छा, कौन आ गया? फरहाद रहमान, तुम बड़े लेट आते रहते हो यार। हाँ। अच्छा, ओके, अब ये हो गया हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया की पैथोफिजियोलॉजी और उसके कंसेक्वेंसेस कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है। अब हम चलते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की तरफ, कि लैब डायग्नोसिस अगर इसकी की जाए तो कैसे आएगी इसकी लैब डायग्नोसिस, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स इसके हो गए, यानी साइलेंट कैरियर, दूसरा इसका हो गया ट्रेट, ठीक है। तीसरा इसका हो गया हीमोग्लोबिन एच डिजीज या प्रॉपर अल्फा थैलेसीमिया। और जो फोर्थ टाइप है वो हमारे पास है इसका कौन सा है? हाइड्रोफेटलिस है, यस। ओके, सो infants that survive until birth exhibit significant physical changes upon routine exam, ठीक है। पहली चीज क्या होगी कि ये बच्चा जो है वो अंडरवेट होगा, ठीक है। इसकी जो एब्डोमेन है ये एडोमेटस होगी, ठीक है, एक फैली हुई होगी। इसमें जो इसका स्प्लीन होगा तो वो बड़ा हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं स्प्लीनोमेगेली, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। इसी तरह इसका जो लीवर है वो भी बड़ा होगा, जिसे हम कहते हैं हेपेटोमेगेली। और इसके जो बोन्स है वो भी हमारे पास जो है वो क्या होंगे, उसमें डीकम्फर्ट कंफर्ट नजर आएगा, कि उसके अंदर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस होगी। एक वजह ये है कि उसके बोन जो है बड़े कमजोर रहेंगे, और दूसरी वजह क्या है कि उसके जो नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस जो है वो तो नहीं हो रही, वहां पे हो रहा है क्या? इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। जब इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो रहा होता है तो फिर स्प्लीन जो है वो रिस्पॉन्स में जो है वो एरिथ्रोपोइसिस देगा, और जब ये एरिथ्रोपोइसिस देगा तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस। अच्छा, बोन मैरो के अंदर जो है वो तुझे यूजे
टिक द सही 40 मिनट। ओके। मैसिव बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, और हाइपरप्लेजिया कौन सा हाइपरप्लेजिया होगा, इसके अंदर एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होगा, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम जो है वो एरिथ्रॉइड सीरीज सी हो रहा है। बाकी आपके डब्ल्यूबीसीज और आपके जो प्लेटलेट्स है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मली होंगे, नॉर्मली बिहेव करेंगे, नॉर्मली सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि जो अल्फा थैलेसीमिया की अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ हम चले जाते हैं, तो सिवियर टाइप ऑफ इनीमिया इसके अंदर रहता है, और स्पेशली ये सिवियर टाइप ऑफ इनीमिया जो है इसके थर्ड टाइप में होता है। और ये जो थर्ड टाइप है इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो होगा 3 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर तक, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसके सिवियरिटी पे। इसमें माइल्ड इनीमिया भी हो सकता है, जैसे माइल्ड इनीमिया अब किस में होगा, यस बिल्कुल, कि इस माइल्ड इनीमिया इसमें जो पहला हमारे पास साइलेंट कैरियर है या हमारे पास जो ट्रेट है उसके अंदर माइल्ड इनीमिया हो सकता है, यानी कि 12 या 11-12 जो है हीमोग्लोबिन इसका हो सकता है। लेकिन अगर सिवियरिटी की तरफ देखा जाए तो फिर सिवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक इनीमिया होगा। रेड ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल से क्या होंगे, छोटे होंगे, रेड ब्लड सेल हाइपोक्रोमिक होंगे। इसके अंदर एनाइसोसाइटोसिस जो है देखी जा सकती है कि वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल्स होगी। इसके अंदर पोक्यूलोसाइटोसिस होगी, क्योंकि स्प्लीन जब इसको लेके जाएगा रेड ब्लड सेल तो फूड फूड का शिकार हो सकते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेड आरबीसीज नजर आ सकते हैं, इसमें टेयर ड्रॉप सेल नजर आ सकते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर हेमोसिस दोनों हो सकती है, तो इवन स्पेरोसाइट जो है वो भी नजर आ सकते हैं। तो जितनी पोक्यूलोसाइटोसिस होती है वो सारी की सारी एक थैलेसीमिया के पेशेंट के पेरिफेरल स्मेयर के अंदर आपको नजर आना शुरू हो जाती है, सही है। अच्छा, फिर अगर इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो एच बी बार्ड जो है वो नजर आएगा, ठीक है। और एच बी बार्ड मैंने पहले भी काफी डिटेल के साथ इस पे बात की कि एच बी बार्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है और इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे 80 to 90% जो है वो बार्ड नजर आएंगे, और स्पेशली हीमोग्लोबिन जो एच डिजीज होती है उसके अंदर। इसी तरह एच बी पोर्टलैंड भी स्टार्ट में नजर आ सकता है, क्योंकि एच बी पोर्टलैंड जो है ये बेसिकली एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है, तो 10 to 20% जो है वो ये भी नजर आ सकते हैं। एच बी एच जो है वो सम टाइम डिटेक्टेबल जो है वो हो सकता है, क्योंकि आ सकता है ये और स्पेशली हीमोग्लोबिन एच, तो हीमोग्लोबिन एच डिजीज के अंदर बहुत ज्यादा आता है, इसी वजह से इसका नाम भी हीमोग्लोबिन एच रखा है इन्होंने। साथ में जो है वो हीमोग्लोबिन ए एब्सेंट होगा, हीमोग्लोबिन ए टू एब्सेंट होगा, और हीमोग्लोबिन एफ जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। और इसका मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप अपने जो है वो उस पे चले जाए, टेक्स्ट पे चले जाए, चैट पे, चैट बॉक्स पे, और जल्दी मुझे बताएं कि हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन ए टू और हीमोग्लोबिन ए है वो क्यों एब्सेंट होगा अल्फा थैलेसीमिया के अंदर। जी जल्दी जल्दी। बताया करो ना, चेन की वजह से, क्या चेन की वजह से, कौन से चेन की वजह से। अशरफ, नईमुल्ला, इस्लाम, ये सारे वो बच्चे हैं जो जिन्होंने मोबाइल रखा हुआ है ऊपर, जीन में म्यूटेशन की वजह से। मड़ा जीन में म्यूटेशन की वजह से लगा खुदे पे तो फिजियोलॉजी दा टिक शो मॉलिक्यूलर बेसिस दा ये यार अब जीन के मसला गल्ला अगे सर जमन कार निश्ते जमन द हेमेटोलॉजी सर कार दे आखो माल बस्ता stawwe यार द जीन डिलीटेड द या जीन चीज़ या जमन सर रिड्यूस है। हीमोग्लोबिन एफ, हीमोग्लोबिन ए टू और हीमोग्लोबिन ए पर अल्फा थैलेसीमिया की वली एब्सेंट हुई। जी बचे, इसका आंसर मुझे आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर मैं आगे नहीं जा सकूंगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया इसको, स्टार्ट में मैंने डिस्कस भी कर लिया। अच्छा वेट प्लीज, क्या मतलब है इमरान, क्या देख रहे हो, बुक निकाल रहे हो।
जी। नईमुल्ला क्या बोल रहा है? नईमुल्ला बोल रहा है कि सर जी द कम्बिनेशन द एल्फ यस कन वस द खबर होगा ठीक दा कम्बिनेशन द अल्फा वी और कम्बिनेशन द चिप निका पुख्तो के रहा था लिखे पर लग इंग्लिश की आप उर्दू की लिखा इसलिए के लिए कम्बिनेशन द अल्फा और बीटा कम्बिनेशन द अल्फा डिलीट ही नागबा न जोड़ी गई आई शाबस्ते बिल्कुल उम्दा का खबर था ठीक था। तो बात ही यही है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा थैलेसीमिया के अंदर जो है वो क्यों होता है एब्सेंट हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन एफ और ये तीन चीजें। तो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो बनते ही नहीं है उसके अंदर। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपको पता है कि उसमें अल्फा चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अल्फा चेन जो है वो अगर बीटा के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन ए बना रहा है। और हीमोग्लोबिन A2 जो है अल्फा के साथ अगर डी बनता डेल्टा जो है वो आ रहा है। तो अगर अल्फा चेन नहीं है तो क्या खाक बनेंगे ये? ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एक पॉइंट है इसके अंदर। फिर आ जाता है हाइड्रोस फेटेलिस। ठीक है, तो HB Bart has the affinity for oxygen so that hemoglobin can supply tissue with sufficient oxygen to sustain life in developing infant dies of hypoxia and congestive heart failure in vitro। ये जो हाइड्रोस फेटलिस है ये बेसिकली क्या होता है कि जब अल्फा थैलेसीमिया का जो फोर्थ टाइप है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस फेटलिस, ठीक है, जितने के जीन्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर डिलीटेड होते हैं। फोर जीन्स डिलीटेड होते हैं। अब जब फोर जीन डिलीटेड है तो उसमें कंप्लीट एब्सेंस है हीमोग्लोबिन ए की, हीमोग्लोबिन एफ की और हीमोग्लोबिन A2 के। क्योंकि बाकी उसमें तो आ रहा है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिड्यूस्ड अमाउंट में आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंट है। जब कंप्लीट एब्सेंट है तो जो बच्चा है वो तो पैदा हो जाता है, ठीक है, वो क्योंकि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसके तो उसमें तो गावर 1 गावर 2 और हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड जो है वो बन रहा होता है। उससे वो सर्वाइव कर सकता है और माँ के पेट के अंदर रहता है। लेकिन जब ये बाहर आ जाता है तो उसको ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर में नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन के जो टैक्सीज है, जो ट्रांसपोर्टर्स है, वो तो है ही नहीं वहां पे। जब वो नहीं है तो उसको हाइपोक्सिया की वजह से जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है और वो एक दो सिसकिया लेके जो है वो क्या हो जाता है? अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ठीक है, 2-3 घंटे तक ये जिंदा रहता है, बाकी जो है वो फिर उसकी डेथ कर हो जाती है। अच्छा, तीसरी बात इसके अंदर अगर आप लोग इस चार्ट को देख रहे हैं। सर जी स्टूडेंट्स रजी will accept यार स्टूडेंट लेट आ रहे हैं तो मैं क्या एक्सेप्ट करूंगा? एक पीर साबिर शाह बाहर खड़ा है, मुझे मजा आता है इसको बाहर खड़ा करने में। ठीक है, और सर मुख्तार हम राजी हो उर्दू हाँ बस इनविटेशन साहब आ रहे हैं, बा दब बा मुलाइजा होशियार। ठीक है। अच्छा, फोर जीन्स के अंदर दोनों अल्फा माँ से भी और दोनों यानी दोनों पेरेंट्स से जो है अगर आते हैं तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। अब कौन आ गया यार? जबल नूर भी आ गया। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल सिनेरियो है। और थ्री जीन अगर डिलीटेड है, थ्री जीन्स अगर है यहाँ पे, ये थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे तीन जीन जो है वो प्रेजेंट है तो इट्स मीन कि ये साइलेंट कैरियर है। दो जीन अगर प्रेजेंट है इट्स मीन कि ये थैलेसीमिया ट्रेट है। अगर वन जीन जो है वो प्रेजेंट है इट्स मीन कि तीन जीन जो है डिलीटेड है तो हीमोग्लोबिन H डिजीज है। और कंप्लीटली डिलीशन है तो ये क्या है? हाइड्रोसफेटलिस या HB बार्ट है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर के अंडर जो है इसमें वही सारी चीज़ें जो थैलेसीमिया की होती है कि हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेडुलर हेमेटोपोइसिस, फिर उसके साथ अंडरवेट होगा वो, उसका स्किन जो है वो क्या होगा? डिम होगा। विटामिन सी की इसके अंदर कमी रहती है। बोन मेरो हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होता है। हेमोलिसिस के अंदर सीवियर रहता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और क्या है कि इसमें जो डिपोजिशन होती है हेमोसिड्रिन की, आपको पता है कि जितनी हमारे पास स्टोरेज आयरन है तो वो दो फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, एक जो है वो फेरेटिन है और दूसरा हेमोसिड्रिन है। यहाँ पे आयरन जो है वो मिल नहीं पा रहा, वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा। जब इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा। जब आयरन ओवरलोड हो जाएगा तो जितने हमारे पास ऑर्गन्स है उसके अंदर उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। वो खा पेनक्रियास हो, वो लीवर हो, वो आपका हार्ट हो, और जहां जहां पे इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उस ऑर्गन की जो पेरेन्काइमा होता है वो उसको डिस्टर्ब करेगा और डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो रिलेटेड डिजीज है इनको वो जो है वो आसानी से हो सकती है। ठीक है, ये बीटा थैलेसीमिया के मेजर के अंदर भी रहता है और ये अल्फा थैलेसीमिया मेजर के अंदर भी रहता है।
तो इसीलिए अक्सर डेथ जो है वो जो थैलेसीमिया में है उसमें हार्ट फेलियर की वजह से होता है। अक्सर जो है वो थैलेसीमिया के अंदर डायबिटीज़ जो है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि ऑर्गन जो है वो पेनक्रियाज जो है वो अपना काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आयरन ओवरलोड की वजह से होता है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस की तरफ अब अगर आ जाते हैं, थर्ड थर्ड हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसमें हेमोग्लोबिन एच डिजीज था। अब अगर लेट सपोज माइल्ड इनीमिया है, ठीक है, तो माइल्ड इनीमिया में आपका साइलेंट कैरियर भी हो सकता है, और साइलेंट कैरियर बल्कि साइलेंट ही रहता है, क्योंकि अगर किसी फैमिली के अंदर अगर किसकी हिस्ट्री मालूम करनी है या उनका कोई स्टडी चल रही है, तो फिर चलिए एक बात हो गई कि अल्फा थैलेसीमिया डिटेक्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं है और किसी का हीमोग्लोबिन हमेशा जो है वो कम आ रहा है, तो फिर उसको एक सोचना चाहिए कि यार मेरा हीमोग्लोबिन क्यों कम आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ जो है वो जा सकता है। और लैब डायग्नोसिस में क्या होंगे कि 8 to 10 हीमोग्लोबिन होगा इसका ग्राम पर डेसीलीटर। इसी तरह रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो मॉडरेटली रेज्ड होगा, 5 to 10% होगा। क्यों रेज्ड होगा? इसीलिए कि जो थैलेसीमिया के अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल है उनकी हेमोलिसिस होती है। जब हेमोलिसिस होती है तो बॉडी को तो चाहिए रेड ब्लड सेल, तो यहाँ वो सिग्नल थ्रू करेंगे कहाँ पे, बोन मैरो में। और बोन मैरो एक तो हाइपोक्सिया भी काज होगा, और दूसरी बात ये क्या है कि वहाँ पे वो एरिथ्रोपोइसिस जो है वो क्या होगी, वो उसको स्पीड अप करेंगे। जब उसको स्पीड अप करेंगे तो अल्टीमेटली रेटिकुलोसाइट जो है वो तो रेड ब्लड सेल में बनता है, रेड ब्लड सेल को जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। इसी वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स से पहला जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट, तो उसकी भी जो है वो काफी इंक्रीज अमाउंट में आपको जो है वो स्लाइड में मिलना शुरू हो जाएंगे। वाहिद खान, ठीक है, ओके। मार्क पोक्यूलोसाइटोसिस, इसकी भी मैंने बता दिया, हीमोग्लोबिन एच के अंदर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक तो है ही ये, क्योंकि ये फॉल हो रहा है उसके अंडर सब हेडिंग के अंदर। टारगेट सेल बेजोफिलिक स्टिपलिंग इन आरबीसीज, ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर अगर हम इसको कैसा ब्लू से जो है वो स्टैन कर ले, तो हीमोग्लोबिन एच के जो है वो प्रेसिपिटेट भी आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये इसकी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी है, इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर जो इंक्लूजन होता है जिसे हम कहते हैं HbH, ठीक है, इसको हम रेडॉक्स डाई से जो है, इसको एक ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू जो है एक डाई है, और इससे हम इसको स्टैन करते हैं। जब इससे हम इसको स्टैन कर लेते हैं, जो जो अनस्टेबल प्रेसिपिटेट होते हैं या वो रेड ब्लड सेल जिसको पेटेट किया होता है किसने, स्प्लीन ने, तो एक्चुअली वो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं इस स्टैन के ऊपर। और ये जो HbH इंक्लूजन है, ये गोल्फ बाल की तरह जो है इनका सरफेस रहता है, ठीक है, उसकी तरह आपको नजर आते हैं पेरिफेरली अगर आप इसको देखते हैं। इसके बाद इसका अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये एक नॉर्मल आपका सिनेरियो है कि नॉर्मली आपका हीमोग्लोबिन A2 वो होता है 3 to 5%, हीमोग्लोबिन F 1% से कम रहता है। इसी तरह हीमोग्लोबिन A है सबसे ज्यादा 95 से 97% तक रहता है। HbH यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो ये नॉर्मल पैटर्न इस तरह आ जाएगा। अब हम क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो HbH जो है यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि एंड पे सबसे ज्यादा जो है वो HbH नजर आ रहा है। तो ये आपको अगर इस तरह का पैटर्न नजर आना शुरू हो जाते तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बंदे को जो है वो HbH डिजीज जो है वो हो रही है। वो फिर बात की बात है कि आपने रूल आउट करना है कि ये कौन से टाइप का एनीमिया है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। इसको आगे हम क्योंकि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और बीटा थैलेसीमिया मेजर की भी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो पैटर्न हमें देखना है, तो वहां पे भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको जहन में जो है वो याद रखें। निसार, ठीक है, ये क्या वजह है यार, आज तुम लोग बड़े जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो और आ रहे हो। ठीक है, ये हो गया की तरफ।
ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया क्या है बेसिकली? बीटा थैलेसीमिया यही है कि अगर बीटा चेन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो, कम्प्लीटली ना हो, एब्सेंट हो, इसके साथ अगर पार्शियल सप्रेशन हो, या अगर उसमें थैलेसीमिया बीटा चेन जो है वो बन ही नहीं रहे, तो हमारे पास जो है उसको हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया के तीन डिफरेंट टाइप्स है। जो फर्स्ट टू टाइप्स है ये तो मेन टाइप्स है इसके, बीटा थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया माइनर, जिसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। और एक और थर्ड जो है उसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो ये एक डिजीज है, ठीक है, और इसको ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है ये। जबकि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है ये तो इसका टाइप है, लेकिन इसको आप डिजीज नहीं कह सकते। ये एक एबनॉर्मल हालत नहीं है, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी हीमोग्लोबिन जो है वो कम रहती है। हाँ, ये मसला पैदा कर सकता है। क्या मसला पैदा कर सकता है? कि अगर बीटा थैलेसीमिया माइनर की बीटा थैलेसीमिया माइनर के साथ शादी हो जाती है, तो दो बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है, अब जब इनके आने वाले जो बच्चे हैं तो उनमें फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर हमें डिटेक्ट हो सकते हैं। उनके अंदर कैसे हो सकता है? कि अगर 25% चांसेस है कि उनकी बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाए, 25% चांसेस है कि उनके माइनर हो जाए, और 50% चांसेस है कि उनके जो है वो नॉर्मल हो जाए, जो सिनेरियो बताया था मैंने लास्ट उसमें इंट्रोडक्शन टू थैलेसीमिया में। तो ये वो बात हो रही है। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर बजाते खुद कोई डिजीज नहीं है, लेकिन बीटा थैलेसीमिया माइनर माइनर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लीड करते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर को। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्या चीज है? बीटा इंटरमीडिया जो है ये बेसिकली ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसको उस तरह ट्रांसफ्यूजन नहीं लगती जिस तरह बीटा थैलेसीमिया मेजर को लगता है, ठीक है। क्योंकि उनको हर महीने हर हफ्ते जो है वो ट्रांसफ्यूजन लगता है बाकायदा से, उनकी स्प्लेनोमेगेली होती है, उनका आयरन ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है। एक तो वजह यह है कि उनकी हेमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रही होती है, दूसरी वजह यह है कि जब आप उसको ट्रांसफ्यूजन पैक्ड सेल जो है वो ट्रांसफ्यूज कराते हैं तो उसमें भी 250 mg आयरन जो है वो आपको मिलते बीटा थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को चढ़ता है। तो एक ट्रांसफ्यूजन अंदर से हो रही है, एक आयरन ओवरलोड अंदर से हो रहा है, एक बाहर से आप उसको एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। दो बातें हो गई। तीसरा ये कि वो डाइटरी इंटेक से भी ले रहा है, तो वहां पे उनको जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा आयरन ओवरलोड से भी रहती है। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में मेंटेन रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें पार्शियल सप्रेशन होती है बीटा चेन की, और इसमें हीमोग्लोबिन बन रहा होता है, लेकिन कभी कभार ये अगर उसमें क्राइसिस में चला जाता है तो फिर उसको जो है वो हम ट्रांसफ्यूज कराते हैं। और बाकी ये एक क्लिनिकल सिचुएशन है या क्लिनिकल सिनेरियो है, जो एक टैग लगा हुआ है बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया का, कि बीटा थैलेसीमिया मेजर से अगर वो अच्छा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहेंगे। थैलेसीमिया माइनर उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन अगर ये भी क्राइसिस के अंदर चला जाता है तो फिर आपने जो है उसको भी ट्रांसफ्यूज कराना होता है, ठीक है, वरना ये सीवियर एनीमिया की तरफ फिर जा सकता है। अच्छा, अब जी, ठीक है। बीटा ग्लोबिन जेन नहीं बन रहा तो अ, फिर वही पुरानी बात हो गई कि HbA1 किस चीज से बनता है? दो अल्फा चेन से और दो बीटा चेन से। अब पहले उसमें तो अल्फा चेन की कमी थी तो बीटा चेन की प्रेसिपिटेट बन रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीटा चेन नहीं है तो अल्फा चेन के जो है वो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। अर्ली डायग्नोज्ड हो जाता है ये, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बड़े हो गए, 6-7 साल के हो गए, और आपको अचानक जो है वो बीमारी आ गई और पता चला कि ओ आप तो जो है वो थैलेसीमिया मेजर। ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि आपकी जब 6-7-8 मंथ तक जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उस वक्त वो जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो रहा, वो पेल होता है, ठीक है, वो बड़ा कमजोर सा रहता है, या वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, या बहुत ज्यादा रोता है। तो फिर उसकी जब CBC के लिए लेके चले जाते हैं लेबोरेटरी में, तो वहां पे जब आप देखते हैं तो उसकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो बहुत कम
कम रहता है, फिर उसके बाद डॉक्टर जो है वो काउंसलिंग करता है या उसकी एक क्लिनिकल हिस्ट्री पूछता है, फैमिली हिस्ट्री पूछता है डॉक्टर अपने उसके पेशेंट से। तो वो उनके फैमिली के अंदर अंदर अगर पहले ऐसा ऐसा केस है तो फिर तो डायरेक्ट फोर्स कर लेता है, अगर नहीं है तो फिर मजीद जो है वो माँ बाप का भी टेस्ट करा लेता है, सीबीसी का। अगर उन दोनों को भी एनीमिया है तो कंफर्म करने के लिए ये मजीद जो है उनको तीनों का जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस भेज देता है लेबोरेटरी में, उसके माँ का भी, उसके बाबा का भी और उसके बच्चे का भी। तो तीनों के जो पैटर्न जो है वो देखे जाते हैं और फिर उसके फाइनली जो है वो फिर बता देता है कि आपको जो है वो कौन सा थैलेसीमिया जो है वो है, माइनर है या मेजर है, क्या चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे तो हम मेजर को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेजर को जो है वो डायग्नोस करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उसमें हीमोग्लोबिन एफ जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बन रहा होता है, मोर देन 90% हीमोग्लोबिन एफ जो है वो बन रहा होता है। बाकी हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ए टू जो है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। अगर बीटा चेन कंप्लीट डिलीटेड है तो फिर तो हीमोग्लोबिन ए भी उसके अंदर नहीं होता। तो अर्ली डायग्नोसिस 6 to 9 मंथ के अंदर रहती है। हीमोग्लोबिन एफ बहुत ज्यादा होता है, मेनली जो है जो ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो इसके अंदर देखी जाती है एज के 4 to 5 ईयर्स में। और मजीद भी ये इनकी जो प्यूबर्टी है वो भी थोड़ी सी लेट रहती है, थोड़े से कमज़ोर रहते हैं नॉर्मल बच्चों के निस्बतन। और इनकी जो बोन्स है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या रहती है, कमज़ोर रहती है। एक तो कंटिन्यूस जो है वो एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया इसके अंदर रहता है। तो बात क्या हो गई कि पहली चीज क्या होगी इसके लैब डायग्नोसिस के अंदर कि हीमोग्लोबिन इसका क्या होगा, कम होगा। हीमोग्लोबिन कौन से टाइप का होगा, सिवियर टाइप ऑफ इनीमिया होगा इसके अंदर। कौन सी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक के अंदर आएगा। तो जितने सेल्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे, तो ये सारे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होंगे। एनाइसोसाइटोसिस होगा, ठीक है। पिकुलोसाइटोसिस होगा, टीयर ड्रॉप सेल नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, टारगेट सेल नजर आ रहा है, फ्रेगमेंटेड सेल नजर आ रहा है, इंक्लूजन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एनआरबीसी आपको नजर आ रहा है। तो पिकुलोसाइटोसिस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। बाकी टीयर ड्रॉप सेल एंड टारगेट सेल जो है ये नॉर्मल सी बात है यहाँ पे आना। जो प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, तो अब वहां पे अल्फा चेन क्या हो रहा था, नहीं बन रहा होता। तो बीटा चेन की प्रेसिपिटेट को हम क्या कह रहे थे, हीमोग्लोबिन एच बता रहे थे। यहाँ पे अब बीटा चेन जो है वो नहीं है, तो अल्फा चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है। और जब ये कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है तो ये अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल का मतलब ये है कि इनकी जो डीनेचर है वो बड़े जल्दी से डीनेचर हो जाती है। एक तो ये वजह है, दूसरी ये है कि जब ये अनस्टेबल रहती है तो इनकी जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत जल्दी बन जाती है। और जब ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं तो वो सारे प्रेसिपिटेट एक एग्रीगेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और जब ये एग्रीगेट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो वो बाकायदा तौर पे एरिथ्रोब्लास्ट में डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। जब एरिथ्रोब्लास्ट डेवलप हो रहा होता है, जो इसके स्टेजेस है, तो फाइनली ये रेड ब्लड सेल के अंदर भी हमें आना शुरू हो जाता है। और जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है तो उस वक्त हम इसको कहते हैं कि ये हीन्स बॉडीज है, ठीक है। तो पेरिफेरल स्मेयर पे आपको अगर कोई इंक्लूजन नजर आता है थैलेसीमिया के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हीन बॉडी है। और बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो है भी यही, जो ये अनस्टेबल है, डी नेचर इसलिए हो जाता है, टेंड टू प्रेसिपिटेट करता है, एग्रीगेट बना लेता है, कंटिन्यूड सिंथेसिस जो है वो अल्फा चेन की हो रही है, मेन वजह इसकी है। अच्छा, जो एनीमिया है तो यहाँ पे भी जो सिवियरिटी है तो 3 to 8 ग्राम पर डिसीलीटर। अगर उसको ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो पर ट्रांसफ्यूजन जो है 1 to 2 ग्राम पर डिसीलीटर हेमोग्लोबिन जो है वो क्या हो सकता है, वो जो थैलेसीमिया माइनर है उसके अंदर आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज रहता है, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो हेमोलिसिस हो रही होती है। तो बोन मैरो जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उस वजह से जो है बोन मैरो बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पेरिफेरल के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आरबीसी जो है वो ज्यादा होती है, एरिथ्रोसाइटोसिस जिसे हम कहते हैं। हेमोटोक्रेट जो है वो डिक्रीज रहेगी। अब बाकी एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी जो है वो क्या
होंगे, डिक्रीज होंगे। जो RDW है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट जो है वो नॉर्मल लिमिट में होंगे, क्योंकि जितने सेल्स आपके होंगे वो सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, एक ही शक्ल के होंगे और एक ही साइज के होंगे। तो उस वक्त जो है वो क्या होगा, ये RDW जो है वो नॉर्मल लिमिट में आ जाता है। लेकिन अगर एनाइसोसाइटोसिस और पॉपुलोसाइटोसिस ज्यादा है तो फिर हमारे पास थैलेसीमिया मेजर के अंदर RDW जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज रहेगा, इसमें भी पहले मैंने बात कर ली क्यों इंक्रीज होगा। ठीक है। जो पेरिफेरल स्मेर है तो उसमें एनाइसोसाइटोसिस, पॉपुलोसाइटोसिस, इसमें टेयर ड्रॉप सेल, रेड ब्लड सेल, ये चीजें बता दी मैंने। बोन मैरो की कोई लैब डायग्नोसिस के अंदर जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट के लिए कोई यूजुअली जो है वो बोन मैरो नहीं करता। लेकिन अगर कर भी लिया जाए तो मार्कली हाइपरप्लेजिया रहता है। ठीक है। और कौन सा हाइपरप्लेजिया होगा, एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होगा। एमी रेशो जो है वो रिवर्सिबल होगा, 1:1 से 1:5 तक होगा। एरिथ्रोपोइसिस जो है वो नॉर्मोब्लास्टिक विद मार्क एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, प्रोड्यूस तो नॉर्मल होंगे। ठीक है। यानी इसमें माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट या मेगा नॉर्मोब्लास्ट जो है वो मेगा ब्लास्ट जो है वो नजर नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मोब्लास्ट ही होगा, लेकिन होगा एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया का। माइलोपोइसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे WBCs नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे, प्लेटलेट्स नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेगा कैरोपोइसिस के ऊपर। और बोन मैरो आयरन जो है वो अगर किया जाएगा तो आयरन स्टेन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास आएगा। सही है। इसी तरह बिलिरुबिन जो है वो इसका इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी हेमोलिसिस हो रही है। हेमोलिसिस हो रही है तो यूरिन यूरिब्रेनेजन जो है वो भी आपका हाई आएगा। स्पेशली यूरिन का कलर जो है वो बहुत डार्क येलो आएगा। हेप्टोग्लोबिन जो है वो मार्केटली रिड्यूस होगा, क्योंकि आयरन ओवरलोड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। आयरन फेरिटीन, सीरम फेरिटीन, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ये इंक्रीज होंगे। और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये जो थी वो जनरल लैब डायग्नोसिस थी। और अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, इलेक्ट्रोफोर्सिस की तरफ। तो ये अब हमने पढ़ा था उसमें अल्फा थैलेसीमिया के अंदर कि यहाँ पे तो HbH डिजीज आ रही है ज्यादा। अब बीटा थैलेसीमिया ट्रेट और बीटा थैलेसीमिया मेजर का पैटर्न कैसे होगा, तो HbA2 जो है वो ट्रेट के अंदर ज्यादा आता है थोड़ा सा। सही। HbF जो है ये यहाँ पे तो खैर आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन नॉर्मल बात यही है कि ये 1% से बहुत कम होता है, पॉइंट्स में आता है ये। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कम रहेगा ये। हेमोग्लोबिन ए जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लेकिन नॉर्मल की निस्बतन थोड़ा सा कम रहता है। जैसे नॉर्मल बंदों के अंदर 95 से 97% होगा, तो यहाँ पे आपका 92 से 95% तक आ सकता है। बाकी हेमोग्लोबिन A2 जो है वो प्रोड्यूस होगा। साथ में अगर बीटा थैलेसीमिया मेजर का देखा जाए तो हेमोग्लोबिन A2 बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। हेमोग्लोबिन F जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, 90 से 95% तक जो है वो हेमोग्लोबिन F रहता है। अगर एक आध चेन अगर है तो उससे हेमोग्लोबिन A और हेमोग्लोबिन A2 जो है वो बन जाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न हो गया। अब अगर इन तीनों को हम कंपेयर कर लें, सही, तो देखिए मेजर है और ये माइनर है, तो हेमोग्लोबिन F मेजर के अंदर 90 से 98% तक आ सकता है, जबकि माइनर के अंदर ये 1 to 5% तक आ सकता है। हेमोग्लोबिन A जो है वो कंप्लीट एब्सेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर बीटा चेन कंप्लीट नहीं है वो हेमोग्लोबिन ए बनता ही नहीं है, तो नहीं बनता तो एब्सेंट है कंप्लीट। ओके। माइनर के अंदर ये 90 95% रहता है। हेमोग्लोबिन A2 जो है वो नॉर्मली 1 to 3% होगा। मेजर के अंदर जो है वो चेंज हो सकता है ये। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि बीटा चेन जो है वो कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। और माइनर में जो है ये 3.5 से 7% तक जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज रहती है। सही। जो माइनर की अगर स्लाइड आप लोग देख लें या उसकी CBC रिपोर्ट देख लें, तो इसके अंदर एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के अंदर हीमोग्लोबिन A1 बनता है। ठीक है। ये तो फोर्स की बात हो गई है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर माइल्ड इनीमिया होता है, यानी कि फीमेल के अंदर अक्सर देखा जाता है कि 10 से 11, 10 से 12 तक जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल रहता है, मेंटेन रहता है ये। ठीक है। और जो मेल के अंदर है तो ये तकरीबन 12 से 13 तक जो है वो रहता है, लेकिन यूजुअली नॉर्मल से ये कम रहता है। ठीक है। इनको बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लेट सपोज अगर किसी की सर्जरी हो रही है या इवन अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऑलरेडी उसका हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो सिवियरिटी की तरफ जा सकता है, उसका कम हो सकता है। तो उस वक्त उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर जो है वो आयरन इनटेक ले, प्रॉपर जो है फोलिक एसिड ले, प्रॉपर जो है वो विटामिन सी उसके साथ ले, ताकि उसका मेंटेन रहे हेमोग्लोबिन लेवल। इनकी भी जो
रहती है, रेड ब्लड सेल इंडिसेस रहती है, वो कम रहती है, ठीक है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहती है ये, 50 से 60 तक जो है इनकी रेंज है, और उस वजह से जो है ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा। तो क्लेसाइटोसिस रहती है, बिल्कुल टारगेट सेल इसके अंदर नजर आते हैं, टीयर ड्रॉप सेल नजर आते हैं। और अगर उसमें है, अगर थैलेसीमिया माइनर को आयरन डिफिशियंसी भी हो जाती है, तो फिर आपको एलिप्टिकल सेल भी नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बताते खुद कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसको फिर भी आपने फॉलो अप करना है, आपने देखना है, ठीक है, कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, तो अगर ऑपरेशन होता है, आपकी सर्जरी हो रही है, फिर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर आपने बताना है कि यार भाई इस बंदे को क्या हुआ है, थैलेसीमिया माइनर है, ताकि उसके कंसिक्वेंसेस से बचा जा सके, ठीक है। ओके, ये जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, तो इस पे पहले भी मैंने बात कर ली, ठीक है, कि इसके सारे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न है वो वेरिएबल हो सकते हैं। यानी थैलेसीमिया मेजर है नहीं, लेकिन थैलेसीमिया माइनर भी नहीं है ये, ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है नहीं ये, लेकिन ट्रांसफ्यूजन इसको हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है अपने क्लिनिकल क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। और इसमें माइल्ड एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पोइकोलोसाइटोसिस, ये सारी चीजें जो थैलेसीमिया माइनर के अंदर होती है, वो सारे के सारे अंदर जो है वो मौजूद रहते हैं। तो ये था आप लोगों का थैलेसीमिया। अगर इसको समराइज कर लिया जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि जो थैलेसीमिया है, ये बेसिकली एक हेट्रोजेनियस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, एक सिंड्रोम है जिसके दो मेन टाइप्स है, हीमोग्लोबिन सॉरी अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। और क्योंकि हीमोग्लोबिन जब बनता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन दो डिफरेंट चीजों से बनता है, एक को हम कहते हैं हीम और दूसरा कहते हैं ग्लोबिन। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को डिफेक्ट नजर आता है तो सर्टनली उसका एनीमिया जो है आपको नजर आएगा। लेट सपोज अगर हीम सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हीम के साथ तो पहले जो है वो आयरन इनकॉर्पोरेट होता है, तो अगर आयरन डिफिशिएंट है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर प्रोटोपोरफायरिन रिंग डिफिशिएंट है तो प्रोटोपोरफायरिन रिंग डिफिशिएंसी मीन सेंट्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसी तरह अगर राइट साइड पे आ जाते हैं और उसमें अल्फा चेन की डिफिशियंसी है, तो अल्फा चेन उसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। और उसमें अगर बीटा चेन डिफिशियंसी है, तो बीटा चेन डिफिशियंसी को हम क्या कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर। फिर हमने कहा कि अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया में मेन जो है इसके टाइप्स कितने हैं, तो अल्फा थैलेसीमिया के 4 डिफरेंट टाइप्स थे। और वो क्योंकि जो अल्फा चेन है तो उसके लिए 4 जीन्स जो है वो होते हैं, मुख्तसर रहते हैं। और उसमें 1 चेन डिलीशन, 2 चेन डिलीशन, 3 चेन डिलीशन और 4 चेन डिलीशन जो है वो देखा जा सकता है। जबकि बीटा थैलेसीमिया के अंदर जो है वो बीटा प्योर बीटा थैलेसीमिया मेजर, जिसमें आपको नॉर्मली उसको बीटा थैलेसीमिया मेजर हम कहते हैं, और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और साथ में बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लैब डायग्नोसिस पे अगर ओवरऑल देखा जाए, तो पहली बात क्या होगी कि माइल्ड टू सिवियर एनीमिया, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ओके। तो माइल्ड टू सिवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल 3 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एनाइसोसाइटोसिस, पिकुलोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटोसिस, एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, बिलिरुबिन लेवल हाई, ठीक है, यूरोबिलिन लेवल इसका हाई होगा, माइलोपोइसिस, एरिथ्रोपोइस और जो प्लेटलेट प्रोडक्शन है, क्या कहते हैं उसको, मेगाकार्पोइसिस, मेगाकार्पोइसिस, ये सारे नॉर्मल होंगे। हीमोग्लोबिन पैटर्न की तरफ अगर देखा जाए, तो हीमोग्लोबिन पैटर्न के अंदर जो है वो डिपेंड करता है कि अल्फा थैलेसीमिया में क्या है, तो अल्फा थैलेसीमिया में एच ज्यादा होगा, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया में क्या है, तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर एच ज्यादा होगा। साथ में इंक्लूजन कोई आ सकती है, यस इंक्लूजन आ सकती है, इंक्लूजन आ सकती है, हीन्स बॉडीज आ सकती है, ठीक है। और उन जो प्रेसिपिटेट होगा तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, इस पे काफी हमने बात कर ली। 11 बज के जो है वो 56 मिनट हो रहे हैं। अब अगर किसी के क्वेश्चंस है तो काइंडली आप मुझे जो है वो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो ऑडियो में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी अच्छा, आप बता रही है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बेटा डिफिकल्ट नहीं है, आपने जाके देखना है, ठीक है। इसके 4 5 जो लेक्चर्स है वो बड़े आसान अल्फाज के अंदर, बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर जो है वो मैंने पोर्टल पे अपलोड की है। आज आप लोगों ने क्या करना है कि पहले से स्टार्ट करने एंड तक आना है। अगर बीच बीच में आप देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और एक बात याद रख ले कि जब तक आपने हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं पड़ी हो, तो आप यकीन करें कि आपको थैलेसीमिया का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो पहली बात यही है। तो अल्लाह करेगा कि इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाए, आसान है इंशाल्लाह। अशरफ कह रहे हैं जजाकल्ला खैर, ठीक है। ओके सर, आज जरूर देखेंगे, आज नहीं बस आप देखना शुरू कर दो, नेक्स्ट वीक में तुम लोगों का एग्जाम होगा इंशाल्लाह, यानी कि अक्टूबर के मंथ में। Excuse me, sir. जी नहीं मुल्ला। Sir, da ba manga CBC o report sok mang tarawli no da ba ai ke manga sang daga ko. Jide patient la thalassemia ashta kanishta.
जुलेखैर मुझे قصة ختم شوطة ده بتوانا لقي يا زليخا سړی و او ښځه وه. سرجي داسې نه دا خو تاسو داسې وی چې لکه سلاید وګورو یا صحیح خو صرف जी ساده रिपोर्ट है सर जी सादा माई की रिपोर्ट बबी असर हाँ उस पे अगर रिपोर्ट देखोगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कैसा नजर आएगा तुम्हें? लेट्स सपोज तुम मुझे बताओ हीमोग्लोबिन कैसे होगा। ठीक है। अच्छा अब इससे तुम्हें क्या पता चला कि 8 हीमोग्लोबिन अगर किसी का आया है तो नेक्स्ट तुम्हारी सोच क्या होगी कि अब इसका आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या चीज देखोगे इसका? जाहिर बात है एमसीवी एमसीएच देखोगे। ठीक है बिल्कुल सही है। एमसीवी तुमने देख ली तो अब तुम क्या सोचोगे कि ये माइक्रोसेटिक है या मैक्रोसेटिक है? तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा? माइक्रोसेटिक है। ठीक है। अब माइक्रोसेटिक जब है तो तुम सोचोगे कि माइक्रोसेटिक में तो सिर्फ 4 इनीमियाज ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया एंड एसीडी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब तुम इन चारों को जो है वो रूल आउट करोगे। ठीक है। रूल आउट करोगे तो उसके लिए तुम क्या बनाओगे? स्लाइड बनाओगे। स्लाइड बनाओगे तो जितनी चीजें यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दी, ये जो एनआईएसओ साइटोसिस, पेकुलोसाइट, हीन बॉडीज, एनआरबीसी, ये सारी चीजें अब तुम वहां पे देखना शुरू करोगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन तुम्हें है, इस तरह की पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी तुम्हें नजर आएगी, तो अल्टीमेटली तुम फिर किस चीज के लिए जाओगे? बिल्कुल इलेक्ट्रोफोर्सेस के लिए जाओगे। तो तब तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। सही है। क्योंकि अभी हम आयरन डिफिशिएंसी नेक्स्ट में इंशाल्लाह सिडरोब्लास्टिक एनीमिया करेंगे तो उसमें फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसमें आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन तो नजर नहीं आएगी ना, वहां पे आप लोग कुछ 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 और नजर आएगा। इसी तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर आपको फ्रेगमेंटेशन तो नजर नहीं आएगी, वहां पे तो एलिप्टिकल सेल नजर आते हैं। तो सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपने जो है वो फिर क्या करना है, ये गेम करते रहना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है तो ये किस में फॉलो हो सकता है, कौन सा कहाँ पे है तो ये किस में फॉलो हो सकता है। ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें। 12 बजने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस जितने हैं उनको सबको सुन ले, क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है। असाइनमेंट जो दिया है उसमें याद रखिए इंस्ट्रक्शंस के अगर इधर उधर कोई हुआ, ठीक है, तो वो फेल है, सीधा सीधा फेल है। ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल में किसी ने अपलोड नहीं किया था, मुझे पीपीटी में किसी ने अपलोड करवाया है या अगर वर्ड में अपलोड करवाया है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर खफा नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।